जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोशन एंड टाइम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट एंड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो। इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द टाइम एज वेल एज हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस तरीके से मेजर की जाती है। इसके अलावा हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब भी कभी मोशन में होता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मीन्स अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे एक चीज पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हाउ डू यू से दैट। फिजिकली हमें वो चीज नजर आ रही है, तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक मोशन में है। द रीजन बिहाइंड ओनली इज whenever an object displays his position from a given interval of time। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, इन अ सर्टेन टाइम वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज यहाँ पर एक इस पोजीशन पर एक कार खड़ी है, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो कार मूव होकर के यहाँ तक आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो ये जो कार जो है ये किसमें है, मोशन में। मतलब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ हमने इसके पहले क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था मोशन के बारे में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशंस देखे थे। मतलब कि हमने ये देखा था कि कितने तरीके के मोशंस होते हैं। तो वहां पर हमने आपको याद होगा हमने तीन तरीके के मोशंस के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके अलावा हमने एक सर्कुलर मोशन पढ़ा था और पीरियोडिक मोशन भी पढ़ा था। क्लियर? तो यहां पर सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था और पीरियोडिक मोशन भी पढ़ा था। क्लियर? तो ये दो तरीके के मोशंस हमने पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर या पीरियोडिक मोशन। इस चैप्टर में ना अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे इस मोशन के बारे में और डीपली, कि इस मोशन के ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दो फिगर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें देर इज अ पोजीशन ऑफ द व्हीकल। मगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो आपको पोजीशंस नजर आ रही हैं, जिसमें एक रोड पे कई सारी कार्स ट्रेवल कर रही हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सी कार जो है वो फास्ट ट्रेवल कर रही है। मतलब कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ व्हीकल्स किसी व्हीकल से ज्यादा तेज चल रही हैं। क्लियर? इसके अलावा कई ऐसी व्हीकल्स हैं जहां सेम व्हीकल अगर मैं बात करूं, तो वो अलग अलग टाइम पे फास्ट या स्लो होती है। अगर हम जैसे बात करें, हम सिंपली जैसे आप लोग कभी कार में ट्रैवल करिए, तो बेसिकली जब आप कार में ट्रैवल करते हैं तो आपकी स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं होती। जहाँ कहीं पर भी भीड़ भाड़ आती है तो आपके जो भी ड्राइव कर रहे हैं उनको ब्रेक मारना पड़ता है, तो वहां पर आकर के स्पीड स्लो हो जाती है। या आप जैसे अगर खुले रास्ते पे चल रहे हैं तो वहां पर कार की स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाती है। मतलब कि सिर्फ दूसरी व्हीकल्स फास्टर या स्लोअर नहीं होती, अपनी सेम व्हीकल भी कभी कभार अलग अलग टाइम पे फास्ट या स्लो होती है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, अगर कोई व्हीकल रोड में मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, अगर हम व्हीकल की बात करें जो कि सड़क पर चल रहा है इन दी सेम डायरेक्शन, तो हम इजीली किस चीज को बता सकते हैं कि कौन सा व्हीकल तेज चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है। क्लियर? तो बेसिकली वो हम कैसे बता पाते हैं, वो हम बता पाते हैं व्हीकल की पोजीशन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने आपको अभी बताया कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होता है जब वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जैसे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम देख सकते हैं कि दो व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जांपल टू व्हीकल्स हैं, दो कार हैं। दो कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं।
अब कौन सी कार ज्यादा तेज होगी? जाहिर सी बात है जिसने उस पर्टिकुलर टाइम पे जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, जाहिर सी बात है वो व्हीकल ज्यादा फास्ट है। क्लियर? तो यहां पर भी क्या है कि जो व्हीकल की पोजीशन है वो बताती है कि कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। क्लियर? अब यहां पर जो डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा स्लो है। मतलब कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में किस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है या कौन सा स्लो है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझें कि जैसे आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, आप सपोज साइकिल से चल रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो बाइक पे, और दोनों एक ही जगह से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब आप ये खुद बताइए मुझे कि किसकी कौन सी व्हीकल फास्ट होगी? ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर क्या होगा? बाइक। क्यों? क्योंकि बाइक उतने ही समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी इन कंपैरिजन टू साइकिल। तो यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है या कौन सा स्लो है, ये कौन डिसाइड करता है? कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है वो व्हीकल फास्ट चल रहा है या वो ऑब्जेक्ट फास्ट। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ रही है? साइकिल और बाइक का एग्जांपल आपको समझ में आया? जाहिर सी बात है कि बाइक ज्यादा मूव करती है, इसीलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर? या कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, आपने 100 मीटर की रेस देखी होगी, ओलंपिक्स में आपने एथलेटिक्स में 100 मीटर या 200 मीटर की रेस देखी होगी, देखिए आपने। अब कौन सा रेसर जीतता है? जाहिर सी बात है जिसने इस 100 मीटर की रेस को या डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना कम समय लिया होगा वही रेसर जीतेगा। देखिए यहां पर दो एस्पेक्ट हैं। मतलब एक, जब मैंने पहले एग्जांपल दिया तो वहां पर टाइम कांस्टेंट था, तो वहां पर हमने जो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया वो उतना फास्ट है। सिमिलरली कहीं कहीं पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो वहां कितने कम समय पर कौन पहुंचा ये मायने रखता है कि कौन कितना फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड एक ही जगह से निकलते हैं और आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो डिस्टेंस फिक्स हो गया ना यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब आप और आपके फ्रेंड में से कौन फास्ट है ये कैसे तय होगा? कि आपके घर से स्कूल कौन पहले पहुंचता है, मतलब किसने कम समय लिया इस 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए। जाहिर सी बात है वो फास्ट है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है? तो स्लो होना या फास्ट होना ये डिस्टेंस के अलावा टाइम पे भी डिपेंड करता है। और ये जो पैरामीटर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा स्लो है, इस पैरामीटर को बोलते हैं स्पीड। स्पीड शब्द आपने सुना होगा। तो ये जो स्पीड होता है ये इंडिकेट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा स्लो है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्पीड। क्लियर? अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट अगर फास्ट है, मतलब जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा है, इसीलिए वो फास्ट है। क्लियर? मतलब अगर मैं इन एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो व्हीकल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ये जो कन्वीनियंट वे होता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स में कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है, ठीक, ये इस पैरामीटर से तय होता है कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, किस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड बेसिकली होता है आपका, अगर हम टिपिकली स्पीड की बात करें
तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स में से फास्टर कौन है, ये कंपेयर होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन यूनिट टाइम। भाई इतने टाइम पर किस व्हीकल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। जाहिर सी बात है जब टाइम कांस्टेंट है, यहां पर आप इस चीज को समझिए, जब टाइम कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है यहां पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसने जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड के बीच में रेस होती है, ठीक है, और घड़ी पे टाइम सेट कर दिया जाता है सपोज 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड्स में मान लेते हैं कि आप ए हैं और आपने कितना मीटर कवर किया, 100 मीटर, और आपका जो फ्रेंड है बी उसने कितना कवर किया, 60 मीटर। क्लियर। अब आप ज्यादा स्पीड से भागे हैं या आपका फ्रेंड भागा, जाहिर सी बात है आप भागे, क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। कैसे, 100/60 करेंगे, और इसकी स्पीड आपके फ्रेंड की कितनी है, 60/60, जो कि 1 होगी, और आपकी 1 से ज्यादा। क्लियर। तो अगर आपको दो चीजों के बीच का डिस्टेंस पता है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा फास्टर है। जिसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है वो ज्यादा फास्टर है। ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे हम बोलते हैं कि एक कार है जो मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वो 1 आवर में 50 किलोमीटर तय कर रही है। इट इज कवरिंग इन 1 किलोमीटर हाउ मच, 50 किलोमीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आप कार से ट्रेवल करते हैं तो आपकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती। मतलब आपकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। अगर कोई कार को कह दिया गया कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो मतलब कि उसका 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं है, वो एवरेज स्पीड है। क्योंकि एक कार जब स्टार्ट होती है तब वो ज्यादा स्पीड पे चलती है, फिर कहीं मान लीजिए ऑब्स्ट्रकल आ गया या कहीं भीड़ आ गई तो आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। उसके बाद आपको फिर खाली रास्ता मिलता है, आप फिर अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए थ्रू आउट द ट्रैवलिंग जो स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं होती। और कोई भी चीज जब जिसमें वेरिएशन होता है तो हम उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं जिसको हम उसका मीन या एवरेज कहते हैं। तो यहां पर भी जो स्पीड कैलकुलेट होती है कार की, वो उसकी एवरेज स्पीड होती है। वो कार की स्पीड नहीं होती, वो उसकी एवरेज स्पीड होती है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो ये होती है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वही उस कार की स्पीड। भले ही स्टार्ट करने में या बीच में उसकी स्पीड ज्यादा भी हो गई हो, बट अगर उसने 100 किलोमीटर्स का सफर तय किया है और उसको 2 आवर्स लगे हैं 100 किलोमीटर्स का सफर करने में, मतलब उसने 100 किलोमीटर्स का सफर तय किया और उसको 2 आवर्स लगे, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर्स पर आवर। इसका ये मतलब नहीं है कि कार पूरे टाइम 50 किलोमीटर्स पर आवर पे चली है। कहीं पर भीड़ आई होगी, कहीं पर गाड़ी को स्लो किया गया होगा, कहीं पर गाड़ी 20-30 की स्पीड पे होगी, कहीं 80-90 भी गई होगी, बट एवरेज स्पीड क्या रही है, एवरेज स्पीड जो रही है कि उसने टोटल डिस्टेंस जो था 100 किलोमीटर्स का वो 2 आवर्स में कंप्लीट किया। मतलब उस कार की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर है। इसीलिए कभी भी जो स्पीड मेजर की जाती है वो हमेशा एवरेज टर्म्स में की जाती है, क्योंकि एक्चुअल स्पीड जो होती है वो अलग होती है, वो वेरी करती है। क्लियर हो रहा है। ठीक। तो यहां पर आप देखें, यहां पे लिखा हुआ है इन एवरी डे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। If the speed on an object moving along the straight line keeps changing,
इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा देखिए, हमारा जो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल रहा है, मतलब कभी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर्स है, कभी 80 हो जा रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे डे टू डे ट्रैफिक में जब हम ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर? क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर? तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आई? क्लियर? स्पीड क्या होता है ये समझ में आई। फास्ट और स्लो है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो इसी चीज से तय होगा कि स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड निकालनी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक, हमें डिस्टेंस चाहिए, कितना उस सब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसको मेजर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम, तभी हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है। क्लियर? आपने कभी देखा हो कि हमारे यहाँ आज नॉर्मल डेज की अगर हम बात करें, तो आपसे कोई टाइम पूछता है तो तुरंत आप घड़ी की तरफ देखते हैं कि यार 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, मतलब वॉट एवर इज द टाइम, यू सी वॉट, वॉच, क्लॉक, या आप घर की दीवार की क्लॉक देखेंगे, या हाथों में जो रिस्ट वॉच होती है वो देखेंगे। तो बेसिकली यू सी द क्लॉक्स। बट पहले के समय में अगर हम बात करें, तो जब इन क्लॉक्स का आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पर लोग कैसे समय देखते थे। मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, या जो हम पहले के लोग जो हुआ करते थे, वो समय कैसे तय करते थे। तो वो बेसिकली क्या होता था, वो इस फिलॉसफी पे चलते थे कि नेचर जो होता है वो अपने आप को रिपीट करता है कुछ टाइम के बाद। जैसे अगर हम बात करें, हमारे यहाँ सुबह होती है, दिन की शुरुआत सुबह से होती है, फिर धीरे धीरे दिन खत्म होते होते रात होती, अगले दिन फिर सुबह हो जाती है। मतलब क्या हुआ, नेचर ने इवेंट को रिपीट कर दिया, सुबह हुई फिर अगले दिन फिर सुबह हुई, आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो हमेशा इस चीज से देखते थे कि सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर सुबह सन का सूर्य उदय होता था। क्लियर? और जो सनराइज होता था और सनसेट होता था, उसके बीच में और नेक्स्ट डे जब सनराइज होता था, उसको वो एक डे मानते थे। ऐसे ही अगर हम मंथ की बात करें, तो आपने मंथ के कंसेप्ट में सुना होगा न्यू मून के बारे में, फुल मून और न्यू मून। आप लोगों ने अगर 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी हो, तो उसके पहले ही चैप्टर में फुल मून और न्यू मून के बारे में दिया है। फुल मून का मतलब होता है, इसको टिपिकल हिंदी भाषा में बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा कब होती है, जब पूरा चांद नजर आता है, मतलब व्हेन यू सी द होल मून, देन इट इज कॉल्ड एज पूर्णिमा। और जब कभी आपका जो मून है वो बिल्कुल नजर नहीं आता, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं न्यू मून, जिसको हमारे हिंदी भाषा में बोला जाता है अमावस्या। हमारे यहाँ जो दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, उस दिन अमावस्या होती है। कुछ एंसेस्टर्स ये भी मानते हैं कि हम जो दिवाली में दिया जलाते हैं, वो इस अमावस्या के अंधेरे को दूर करने के लिए जलाया जाता है। क्लियर? तो मंथ को वो कैसे तय करते थे कि एक न्यू मून आएगा, मतलब उस दिन चंद्रमा नजर नहीं आएगा, फिर वो महीने के बाद फिर से एक दिन ऐसा आएगा जब वो चंद्रमा नजर नहीं आता, तो उसको वो मंथ मानते थे। और पूरे ईयर को कब मानते थे, जब अर्थ पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले ऑफ दी सन। अब यहां पर ये सारे टाइम इंटरवल्स तो नेचर के अकॉर्डिंग मेजर किए जा सकते थे, बट अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो एक दिन का टाइम किस तरीके से मेजर किया जाए, तो तभी आविष्कार हुआ क्लॉक्स का या वॉचेस का। आपने देखा होगा घरों में आपके क्लॉक्स होती हैं, या हाथों में रिस्ट वॉचेस होती हैं। ये सबसे कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं, जो कि एक कॉमन घरों में यूज किए जाते हैं।
वर्किंग क्लॉक की काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। लेकिन बेसिकली इसमें जो क्लॉक्स में आपने देखा हो कि पेंडुलम पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जो कुछ टाइम के बाद रिपीट करता है। आप घड़ी को ध्यान से देखिएगा, घड़ी में मोशन कुछ टाइम के बाद रिपीट होता है, इसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लियर। और आप जानते हैं कि बहुत ही वेल नोन पीरियोडिक मोशन क्या है, सिंपल पेंडुलम। आपने कभी घड़ी के नीचे, अगर आपके यहाँ बड़ी वॉल क्लॉक हो तो उसके नीचे एक घंटा होता है, एक पेंडुलम होता है जो घूमता रहता है। क्लियर। तो वो पेंडुलम बेसिकली क्या है, वो एक पीरियोडिक मोशन है। आपने देखा होगा ऐसा एक पेंडुलम होता है, ये देखिए यहाँ पर ये आपको पेंडुलम नजर आ रहा है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट रहता है, ये थ्रेड रहता है, और ये बॉल रहती है, बॉब जिसको मेटल बॉल कहते हैं। इसको आप एक तरफ लेके जाइए और फिर आराम से इसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि ये ऐसे मूव करता है, ऐसे, ये इसका मूवमेंट होता है। देखिए मूवमेंट कुछ टाइम के बाद अपना खुद रिपीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसी को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। और ये अपना कौन सा है, सिंपल पेंडुलम। क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये सिंपल पेंडुलम में ये एक मेटल की बॉल है। क्लियर। इसके अलावा एक अपना को ये धागा बंधा हुआ है जिसको हम लॉन्ग थ्रेड कहते हैं, और ये एक रिजिड सपोर्ट से बना हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर फिगर बता रहा है कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस पेंडुलम की मीन पोजीशन ये सेंटर पे होती है, और ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। क्लियर। दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये जो पेंडुलम होता है ये ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन में होता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये देखिए यहाँ पर भी ये हो रहा है। यहाँ पर ये बॉल यहाँ इधर जाएगी, इधर से फिर वापस इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस से इधर आएगी। इस तरीके के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इस तरीके के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ये अपना ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्लियर। जो कि टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब यहां पर पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। ये कैसे पता चलता है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना मतलब होता क्या है कि ये मीन पोजीशन पे था। ठीक है। बॉब मीन पोजीशन से यहां पर गया। ठीक है। यहां से फिर ये यहां से यहां आया, और फिर ये वापस जब लौट के आया मीन पोजीशन पे, मतलब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक। मतलब यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, और फिर वापस यहां आया, तो मतलब क्या हो गया, एक ऑसिलेशन। ठीक। मतलब कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है, जाने में, ठीक है, टाइम जो लगता है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। उसी को क्या बोला जाता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्लियर। तो आपको पेंडुलम समझ में आया क्या होता है, टाइम किस तरीके से मेजर करते हैं समझ में आया। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, पेंडुलम जो होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर और फिर वापस वो अपनी पहली पोजीशन पे आता है, और टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। देखिए अब अगर हम टाइम की बात करें तो बेसिकली हमारा जो टाइम होता है वो या तो सेकंड्स में मेजर किया जाता है, या मिनट में मेजर किया जाता है, या आवर में मेजर किया जाता है। क्लियर। तो बेसिक यूनिट जो होती है टाइम की, ठीक है, वो या तो सेकंड होगी, या मिनट होगी, या आवर होगी। क्लियर। अब जो डिस्टेंस होता है हमारा, आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है उसकी जो नॉर्मल यूनिट्स होती हैं, अगर हम बात करें तो या तो डिस्टेंस मीटर में होगा, या सेंटीमीटर में होगा, या किलोमीटर में। भाई या तो मीटर में होगा, या सेंटीमीटर में होगा, या किलोमीटर में होगा, या कहीं कहीं एमएम में भी होता है।
जो कम डिस्टेंस होती है तो वो mm में भी होता है। तो अगर हम इससे बात करें तो बेसिकली हमारा जो स्पीड है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में है, मीटर में, तो टाइम किस में है, सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। या अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो ये हो गई किलोमीटर पर आवर। तो ये सब क्या हो गई, ये सब यूनिट हो गई स्पीड की। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जहां जैसी नीड होती है वहां पर वैसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे सेकंड्स में ले लीजिए, चाहे मिनट में ले लीजिए, चाहे आवर में ले लीजिए। वैसे ही डिस्टेंस भी जो होती है वो जिस हिसाब से डिस्टेंस होती है उस हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। नॉर्मली जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है तो वो हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। जब भी कभी लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है तो वो किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात होती है तो उसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या कहीं कहीं पर mm में भी यूज किया जाता है। क्लियर है आपको ये? तो ये था हमारा यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब कई कई बार आप देखेंगे कि जैसे कोई कोई जगह पे, जैसे अगर हम अपनी एज की बात करें तो हमारी एज बेसिकली हम ईयर्स में बताते हैं। हम सेकेंड्स, आवर्स या मिनट में नहीं बताते, हम किस में बताते हैं, ईयर्स में बताते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड समझ में आया। अब स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है ये देख लीजिए। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड ये सब हैं, एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं। पहले के समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो इस तरीके से टाइम को मेजर किया जाता था। ये आप देख रहे हैं सैंड क्लॉक है यहाँ पे, वाटर क्लॉक है। इसके अलावा हमारा ये सन डायल है जो जंतर मंतर बना है दिल्ली में। ये इमेज बनी है जंतर मंतर की जो दिल्ली में है। फिर अगर हम बात करें मेजरिंग स्पीड, अब स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, देखिए टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है आप पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वहां पर डिस्टेंस किस तरीके से मेजर किया जाता है ये बताया था। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर चौक से एक लाइन बना दी गई है। क्लियर? और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है बॉल के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड को बोला है कि वो बॉल लेकर के खड़ा हो जाए और उसने अपने हाथ में घड़ी रखी। उसने अपने हाथ में घड़ी रखी है तो वो वहां से बॉल को नीचे की तरफ ढकेलता है। ठीक, अब ये जो है, ये जो लड़का घड़ी लेकर के खड़ा है वो ये मेजर करता है कि इस बॉल ने इस लाइन को क्रॉस किया तो कितने टाइम पे किया। एक तो ये मेजरमेंट करता है। इसके अलावा ये बॉल कहाँ पर आकर के रुका, क्योंकि देखिए बॉल आप जाएगा तो बॉल कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं वो रेस्ट कंडीशन में आएगा। तो कितने टाइम पर वो रेस्ट कंडीशन में आया। क्लियर? तो अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद डिस्टेंस मेजर किया जाता है बिटवीन द पॉइंट जहां पर बॉल लाइन से क्रॉस हुई और उस पॉइंट पर जहां पर वो रेस्ट पे आया, और उसको मेजरिंग टेप से मेजर करके स्पीड निकाली जाती है। बात समझ रहे हैं आप? तो लाइन को क्रॉस किया उतना समय, इसके अलावा बॉल कब रेस्ट पे आया वो समय काउंट करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और दोनों के बीच का टाइम निकालते हैं और उससे क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से स्पीड को मेजर किया जाता है। बेसिकली है क्या, स्पीड को अगर आपने डिस्टेंस मेजर कर ली और आपने टाइम मेजर कर लिया तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप स्पीड मेजर कर सकते हैं। दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम अगर अपनी कारों में देखें, जब नॉर्मली अपनी कार्स में या बाइक्स में आप देखें तो उसमें आके आपको एक मीटर नजर आता है। जैसे अगर हम कार की बात करें तो कार में डैशबोर्ड होता है। कार की डैशबोर्ड में आप देखिएगा तो उसमें आपको एक ऐसा मीटर नजर आएगा। ये देखिए, ये कार की डैशबोर्ड है, ये यहाँ पर एक गेज बना है, ये मीटर बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो मीटर है ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपकी कार कितनी स्पीड पे चल रही है। और इस डिवाइस को बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ये बेसिकली क्या होता है, आपकी स्पीड बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप किस स्पीड पे चल रहे हैं, 60 पे, 70 पे, 80 पे। जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी कार जो है वो तो 70 पे मैं चला रहा हूँ, तो उसको कैसे पता चल रहा है, वो ये स्पीडोमीटर देख के समझ रहा है।
कि हमारी कार कितने पे है, 70 किलोमीटर पर आवर पे। अब उसके अलावा इस यहाँ पर स्पीडोमीटर में आपको नीचे में यहाँ पर एक और मीटर नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर एक और मीटर नजर आ रहा होगा जो हर कार में होता है, जिसके ऊपर किलोमीटर्स लगा होता है। ये बेसिकली होता क्या है, ये जो गोल है ये तो आपकी स्पीड बता रहा है। ये क्या बताता है, ये डिस्टेंस बताता है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, कि मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो स्पीड को मेजर कर रहा है ये क्या है, स्पीडोमीटर। इसी प्रकार ये जो डिस्टेंस को मेजर करता है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ओडोमीटर। ये नाम आपको याद रखना है। ये क्या कहलाता है, ओडोमीटर। जो एक अलग से मीटर लगा होता है उसी के अंदर, जो कि मेजर करता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूर चली है, हाउ मच डिस्टेंस हैव बीन कवर्ड बाय योर व्हीकल, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो दो दो मीटर होते हैं आपकी कार में या बाइक में। एक होता है ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है, और एक होता है स्पीडोमीटर जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि हमें कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है। अब आपने सोचा है कि हर किलोमीटर पर या हर टाइम पर मैं एक तो ये ओडोमीटर की स्पीड चेक करूंगा और कितना डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए कि आप 8 बजे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप सुबह 8 बजे 8 AM पे कहीं निकले आप घूमने के लिए अपनी कार से। उस वक्त आपने अपनी ओडोमीटर में जो रीडिंग देखी वो कितनी देखी, 36540 किलोमीटर्स। मतलब आपकी ओडोमीटर क्या बता रहा था, इतनी रीडिंग बता रहा था। ठीक है। अब आप 8 बजे वहां से निकले, ठीक है, अपने घर से। उसके बाद आप 8:30 बजे फिर वो मीटर को देखते हैं, ओडोमीटर को। तो आपका जो डिस्टेंस आया वो इसमें दिखा रहा है 36560 किलोमीटर्स। इसका मतलब आपकी गाड़ी कितना चल ली, आपकी गाड़ी कितना चल गई, आपकी गाड़ी चल गई 20 किलोमीटर। भाई पहले 540 था, अब कितना हो गया 560। तो मतलब आधे घंटे में कितना चल ली, 20 किलोमीटर। उसके बाद 9 बजे के बाद आपने फिर देखा उठा करके उसमें ऑडोमीटर में, तब आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ इसमें, 36580। मतलब कि अब आपकी गाड़ी कितना चल ली, अब आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर चल ली। 20 तो यहाँ चली थी और 20 यहाँ पे चल ली, तो 20 और 20 क्या हो गया, 40 हो गया। ऐसे ही, तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया 8:45 पर आप कितना किलोमीटर चले थे, ये आप कैसे बताओ। 8 बजे का आपने बता दिया, 8:30 का आपने बता दिया, 9 का बता दिया, लेकिन कोई 8:45 का पूछ लो तब आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होना चाहिए। ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पर आपको इस पिक्चर में 3 ग्राफ नजर आ रहे हैं। एक है बार ग्राफ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है बार ग्राफ, इसको कहते हैं बार ग्राफ। इसको कहते हैं पाई चार्ट और इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। यहाँ पे 3 तरीके के ग्राफ बने हुए हैं। एक है बार ग्राफ, ठीक। ये दूसरा क्या है, पाई चार्ट। ये क्या है, पाई चार्ट। और तीसरा जो बना है वो बना है लाइन ग्राफ। बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो ये लाइन ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, लाइन ग्राफ होता है। क्लियर। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ पेपर की। तो सबसे पहले तो आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिए, ऐसा आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। उसमें आप 2 एक्सिस बना लीजिए, वाई ओ वाई डैश और एक्स डैश ओ एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस जो मीट करती हैं जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट होता है ओरिजिन। ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन।
ठीक है। अब उसके बाद आप एक एक्सिस पर डिस्टेंस को कर लीजिए और एक एक्सिस पे टाइम को कर लीजिए, जैसे यहाँ पर किया गया। इस ग्राफ में दो लाइन बनाई गई। देखिए यहाँ पर आपको दिया है एग्जाम्पल के तौर पर कि ये टाइम इतने मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप सेंटीमीटर वाइज आप ये बना लीजिए कि यहाँ 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर टाइम डाल दीजिए इन मिनट्स। और वाई एक्सिस पे क्या लगा दीजिए, आप डिस्टेंस लगा दीजिए 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। अब यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से आप बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस कवर हुआ था, ठीक। उसके बाद 1 टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1 किलोमीटर। मतलब यहाँ से 1 मिनट पे एक ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे और यहाँ से 1 किलोमीटर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। दोनों लाइन जहाँ मीट कर जाएंगी उसको एक पॉइंट बना लेंगे। फिर इसके अलावा 2 को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। 3 को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। क्लियर। 4 को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। और 5 को ज्वाइन कर देंगे तो आपका यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। और फिर आप इन सारे पॉइंटों को मिला लीजिए, आप देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। यहाँ पर क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। आपको नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका मतलब मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में आपने अगर ग्राफ बनाया और अगर वो लाइन स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। अदरवाइज अगर कर्व है तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो रहा है आपको ये सारी चीजें। अब यहाँ पर ये स्केल अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। अब जैसे यहाँ पर तो चूंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें जो टाइम, उसमें जो डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर तक था, तो हमने यहाँ सेंटीमीटर में ले लिया। लेकिन कई बार आपके डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, जैसे 45 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो उस टाइम पर आप ये 1 सेंटीमीटर को क्या ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40। तो ये स्केल रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके का ड्यूरेशन है, उस हिसाब से आप स्केल को ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पर्टिकुलरली इस टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर है, जैसे मैंने आपको पूछा था कि भाई 9:45 पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पर आप 9:45 पे जा सकते हैं। 9:45 टाइम पे, 9:30 के बाद ये 9:45 पे, और यहाँ से आप सीधी लाइन बनाइए और इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। ये यहाँ पर जहाँ पर मीट कर जाए तो ये क्या हो गया, आपका इतना डिस्टेंस कवर। तो इसमें जो बीच का टाइम है उसमें भी आपको डिस्टेंस पता कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। क्लियर। तो आपको यहाँ इस चैप्टर में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से टाइम को मेजर किया जाता है, किस तरीके से स्पीड को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।